जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PHW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो इन्वायरमेंट साइंस वालों के लिए जिनका एग्जाम है जो। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को कि फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो फोर्थ क्वेश्चन होता है आपका केस स्टडी से रिलेटेड, और जो फिफ्थ क्वेश्चन होता है वो दो पार्ट्स में आता है, जो ए और बी, ये 8 नंबर का और 7 नंबर का दो भाग में डिवाइड होता है। तो शुरू करते हैं। बाकी जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है उसकी वीडियो आपको पहले ही मिल चुकी होगी, नहीं मिली तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक वीडियो देखने के बाद में आसानी से आपको दूसरी वीडियो भी आ जाएंगी अपने आप। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन आता है, प्रासंगिक केस अध्ययन की सहायता से पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षा में जन आंदोलनों की भूमिका और महत्व को विस्तृत करें। तो इसमें ये आता है कि केस स्टडी करनी है। पहले हमारे को केस बताने हैं, कौन कौन से पर्यावरण से संबंधित जो केस देखने को मिलते हैं हमारे को, उनको बताना है। तो उसके बाद में हमारे को ये बताना है इसमें कि कौन कौन से जन आंदोलन हुए जिनके द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य किया गया है। इंग्लिश में जैसे हम कहें इसको, तो विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस स्टडीज एलिवेट द रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ मास मूवमेंट इन रेजिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये इंग्लिश में इस तरीके क्वेश्चन आता है। अब इसमें करना क्या है हमारे को, सबसे पहले ये बताना है कि केस कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण को लेकर हमारे को अनेक ऐसे केस देखने को मिलते हैं जिनमें कि पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिला। जैसे कि आपको एक केस लेना है ताजमहल का, कि ताजमहल देख रहे हो अम्लीय वर्षा के कारण किस प्रकार से पीला पड़ता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो है अनेक फैक्ट्रियां लगी हुई थी, तो उससे क्या है कि जो एसिड है, एसिड रेन की वहां पे शुरुआत हो गई। क्यों? उनसे जो काला धुआं निकलता था वो पानी में मिल जाता था और वही वर्षा के रूप में आता था ऊपर से, और जिससे कि धीरे धीरे उसका जो रंग था वो उड़ते जा रहा है और व्हाइट जो संगमरमर था वो पीला पड़ गया था। अब इसमें आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। और मथुरा रिफाइनरी एक लगाई जा रही थी वहां पे, ऑयल रिफाइनरी, जिसका बाद में लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध करा। इसमें आपको ताजमहल वाले में बताना है, जिसका फिर बाद में लोगों ने विरोध करा और बाद में वहां पे उसको बंद करवा दिया गया सरकार के द्वारा। तो ये एक जागरूकता का ही प्रोग्राम था कि किस तरीके से वहां पे हमने देखा एक केस देखने को मिला। ऐसे ही दूसरा केस जो देखे हम भोपाल गैस त्रासदी का, जो कि हमारे को देखने को मिलती है 3 दिसंबर के दिन हुई थी घटना 1984 में। जो 1984 की घटना थी 3 दिसंबर की, और ये एक ऐसी घटना थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी पूरे भोपाल में। जो उस समय आंकड़े जो हमारे को देखने को मिलते हैं कि 3800 लोग मर गए थे, लेकिन वो आंकड़े भी बहुत छोटे हैं। अगर हम रियलिटी में देखें तो इस रिपोर्ट में कई आंकड़े हमारे को देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि देखें तो उसमें कम से कम 3-4 हजार लोग ज्यादा ही मारे गए थे। तो ये 2 केस हो गए, भोपाल गैस त्रासदी का बताना, ताजमहल का बताना है। और हम कहें तो इसके अलावा और भी हमारे को जो है एग्जांपल देखने को मिलते हैं जिसमें केस स्टडी के तौर पे हम देख सकते हैं। जैसे कहें कि गंगा को बचाने के लिए अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। तो गंगा में जो प्रदूषण फैलते जा रहा है, लोग जो है त्योहारों के नाम पर जैसे कि अस्थियों को बहाते हैं, ये संस्कारों के नाम पर, साथ साथ में अस्थियों के साथ साथ में विसर्जन जो होता है मूर्तियों का होता है, तो उसमें जो केमिकल होते हैं कई प्रकार के, इन सब का जो नुकसान किसको उठाना पड़ता है? जो जीव जंतु, जलीय जीव जंतु होते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। और साथ ही साथ वही पानी हम भी पी रहे हैं, तो उसके साथ साथ में अनेक बीमारियां हमारे को भी लग जाती हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल बस बताने आपको, ये 3 केस स्टडी करनी है। कौन कौन सी? एक ताजमहल की, दूसरा बता देना भोपाल गैस त्रासदी का, तीसरा बता देना आपको गंगा का, और एक यमुना का बता देना चौथा बताओगे तो। क्योंकि दिल्ली की यमुना आपको पता है बहुत पॉल्यूटेड हो गई थी बीच में, और इसको लेकर अभी सबसे बड़ा जो टारगेट है आम आदमी पार्टी जैसे गवर्नमेंट है अभी दिल्ली में, तो इसका जो सबसे मेन टारगेट क्या है? हर बार यही चीज होती है कि जो यमुना का वाटर लेवल है वो अभी क्रॉस कर गया था, अभी जब फ्लड आ गया था बीच में। तो हमने उसमें ये भी देखा कि किस तरीके से बाद में उसको कंट्रोल किया गया और धीरे धीरे उसके प्रदूषण को कम करने के लिए अनेक कार्रवाइयां की जा रही है सरकारों के द्वारा, और उसे एक प्रोजेक्ट के तौर, एक एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो ये 4 आपको इसमें केस बता देने, ये जो दे रखा है ना प्रासंगिक केस अध्ययन की सहायता से। उसके बाद में आपको बताना है कि विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में जन आंदोलन की भूमिका। तो जन आंदोलन होते क्या है, सबसे पहले ये बताना है। राजनीतिक आंदोलन, जन आंदोलन में अंतर क्या है? राजनीतिक आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जिनमें कि राजनीतिक पार्टियां शरीक हो, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नेतृत्व किया जाए किसी राजनीतिक नेता के द्वारा जो राजनीतिक पार्टियों से रिलेटेड हो। जबकि जन आंदोलन वो होते हैं जो आम लोगों के द्वारा अपने हक के लिए उठाए जाते हैं। जन आंदोलन कई तरीके के होते हैं, जिसमें हम देखें पर्यावरण आंदोलन देखने को मिलते हैं, श्रमिक आंदोलन भी देखने को मिल सकते हैं हमारे को, इसके अलावा किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं,
हमारे को। तो ये जो है ये सारे के सारे महिलाओं से संबंधित आंदोलन, ये सारे के सारे जन आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो हमारे को इसमें डिस्कस करना है क्या, जन आंदोलन वो वाले जन आंदोलन जो पर्यावरण से संबंधित है। इसमें आपको चिपको मूवमेंट की शुरुआत बतानी है कि चिपको मूवमेंट जो कि चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के गांव से शुरू हुआ था। एक जो चिपको आंदोलन क्यों कहा गया था, इसमें एक जो स्पोर्ट्स कंपनी थी उसको टेंडर दे दिया गया था सरकार के द्वारा कि वो वहां से पेड़ काट सकते हैं, और वहां के लोग थे, जो अंगू का एक पेड़ हुआ करता है वो बहुत प्रमुख माना जाता था वहां पे, तो वहां के जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक गई थी, और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था इसका नेतृत्व। और ये 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड का, ये आपको बताना है किस तरीके से एक जन आंदोलन के तौर पर उभरा था। आज तक याद किया जाता है इतिहास में कि पर्यावरण के लिए कोई आंदोलन हुआ था, उन्होंने कहा था अगर पेड़ों को काटना है उससे पहले हमें काटना पड़ेगा। ये इसमें आपको बताना है कि चिपको आंदोलन की सफलता क्या थी कि बाद में वहां पे 15 वर्षों तक पेड़ों को काटना या वनों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये इस आंदोलन की सफलता थी, ये बताना है आपको। दूसरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, नर्मदा नदी पे अनेक बांध बनाए जा रहे थे जिससे लोग बहुत ज्यादा विस्थापित हो रहे थे, और पर्यावरण को साथ ही साथ नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा के अनेक पेड़ वगैरह भी काटने थे उसके चक्कर में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन वहां के लोगों के द्वारा कि हाँ पानी तो ठीक है कि पानी आएगा उससे, लेकिन उनके जो घर बार हैं वो भी तबाह हो गए थे बहुत ज्यादा। तो इसमें इसका भी बता दें, सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था, नर्मदा नदी के पानी बचाने के लिए। ये इसके अलावा तुम बता सकते हो एपिको मूवमेंट है, इसके अलावा साइलेंट वैली मूवमेंट है। तो ये आपको बता दे रहे हैं, साइलेंट वैली जो केरला में देखने को मिलता है हमारे को साइलेंट वैली का, तो उसमें भी केरला के अंदर ये आंदोलन देखने को मिला था कि साइलेंट वैली जो घाटी है वहाँ पे, शांत घाटी के नाम से जैसे जानते हैं, उसे बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। तो ये 4 एग्जाम्पल दें, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके अलावा एपिको मूवमेंट जो, और इसके अलावा केरल का हमारा जो देखने मिलता है साइलेंट वैली मूवमेंट। ये आपको 4 बताने हैं। बिश्नोई जो आंदोलन शुरू कर रखा है बिश्नोइयों ने के जानवरों को बचाने के लिए, वो भी एक पर्यावरण का हिस्सा है, जो जीव जंतु है हमारे, तो ये आपको बताने हैं। टाइगर प्रोजेक्ट बता सकते हो, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो कि भारत सरकार के द्वारा की गई है, तो वो एक पहल है, वो जन आंदोलन का रूप नहीं मानी जाएगी। ओके, तो इसमें आपको ये 4 चीजें बता देंगे। पहले आपको 4 केस बताने हैं कि किस तरीके से, जिसमें ताजमहल, फिर यमुना रिवर को लेकर, गंगा रिवर को लेकर, ओके, उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी, ये 4 आपको केस बता देने। कब कब हुए थे वो मैंने इसमें बता ही दिया है। उसके अलावा फिर आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो आंदोलन चलाए गए, जन आंदोलन जिनने पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें आपको चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड से शुरू हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। उसके बाद दूसरा जो बताना है आपको, वो बताना है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, उस मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। उसके बाद में तीसरा जो आपको बताना है एपिको मूवमेंट, और उसके बाद में लास्ट जो बताना है केरला का साइलेंट वैली आंदोलन, जिसे शांत घाटी आंदोलन के नाम से जानते हैं। एंड में कंक्लूजन देना है इसका कि किस तरीके से जन आंदोलन जो है पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं और उनका क्या रोल रहता है वो बता देना है। ओके, फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से खत्म करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन होगा ये आपका। इसके अंदर अगर अच्छा कंटेंट डालोगे आप तो इजीली आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो फिर फालतू कुछ भी लिख दोगे सिर्फ तो उससे नंबर मिलने वाले नहीं है, बस नॉर्मल नंबर है, वही 5-6 नंबर मिल जाएंगे 15 में, कोई फायदा नहीं है इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी पार्ट आते हैं इसके। जैसे सबसे पहला ए पार्ट दे रखा है, भीतरी वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारणों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पर चर्चा करें। तो प्रदूषण जैसे 2 भागों में बांट दिया हमने, भीतरी और बाहरी। जैसे इंग्लिश में कहे इसे, व्हाट इज द इंडोर एयर पोल्यूशन, डिस्कस इट्स कॉजेज एंड एज वेल एज इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि 2 प्रकार में बांट दिया इसको, भीतरी और बाहरी। तो भीतरी प्रदूषण क्या है, घर के अंदर जो होता है, हम देखते हैं जैसे ईंधन वगैरह जला लेते हैं, कोयला वगैरह का यूज कर लेते हैं हम, कोयला है, ईंधन है, या प्लास्टिक वगैरह हमने कभी जला ली, तो वो देखते हो। जैसे अभी देख रहे हो कि ठंड का टाइम है, लेकिन बाहर जो है आग जलाना फिर भी मना है। क्यों? क्योंकि उससे जो पॉल्यूशन होता है प्लास्टिक वगैरह जलाने से, वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो भीतरी जो प्रदूषण है हमारे को जो देखने को मिलता है, भीतरी वायु प्रदूषण, कि वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है। कोयला वगैरह हम जला लेते हैं, एलपीजी से हमारे को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, वो पॉल्यूशन तो उससे भी होता है लेकिन वो कम मात्रा में होता है बहुत ज्यादा एलपीजी से। तो इसलिए क्या मना करा जाता है कि हाँ, जो चूल्हे वगैरह पर जो आग जलाई जाती है, लकड़ी का ईंधन कोयला वगैरह हम जलाते हैं, उससे जो प्रदूषण होता है उसको आपको बताना है इसके अंदर कि भीतरी वायु प्रदूषण क्या है। भीतरी वायु प्रदूषण जो घरेलू कार्यों से संबंधित हम इस्तेमाल करते हैं और उन चीजें, उनसे जो प्रदूषण फैलता है उसे हम कहते हैं भीतरी वायु प्रदूषण। उसमें कोयला, ईंधन, लकड़ी, ईंधन जो हैगा वो सारी चीजें आपको बता देनी है कि इनसे किस तरीके से वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद में आपको इसमें ही ये बताना है इसके कारणों के साथ साथ
मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पर चर्चा करें। इसके कारण क्या है, लोगों के द्वारा रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके लिए या रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए या अपने फायदे के लिए, जैसे अब ठंड में हम सोचते हैं क्या जलाएं, तो लकड़ी वगैरह या प्लास्टिक वगैरह जो इस्तेमाल करने लग जाते हैं जलाने के लिए, और बिना सोचे समझे उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मेन कारण है कि ना समझी या फिर अधूरा ज्ञान, किसी चीज के बारे में हम कहें कि हमारे को पता ही नहीं कि इसका नुकसान क्या होगा, तो हम बस जला देते हैं ऐसी। और तो ये आपको बता देना उसके कारणों में। अब स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है कि मानव के स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने मिलता है। जिन्हें भी दमा वगैरह की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है या शुगर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी जो सांस की दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको क्या है, दिक्कत बहुत ज्यादा होने लग जाती है। जैसे तुमने सुना होगा कि दिवाली के समय पर जैसे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो फायर क्रैकर्स हैं वो पूरे में देखने को मिलते हैं हमारे को, और फायर क्रैकर्स के कारण जो धुआं होता है, स्मोक, वो स्मोक बहुत ज्यादा जानलेवा होता है। खासतौर पे जो पेशेंट्स हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड, उनके लिए बहुत ज्यादा जानलेवा हानिकारक होता है। तो ये इसमें आपको ये बताना है, ये आपका 8 नंबर का आएगा। ओके, उसके बाद में अगला जो बी पॉइंट है, इसका बी पॉइंट में क्या है, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, जैसे कि भीतरी वायु प्रदूषण, जो घर से संबंधित, घरेलू कार्यों से संबंधित जो पोल्यूशन होता है, जिसमें कि हम कोयला वगैरह यूज करते हैं जलाने के लिए, या फिर लकड़ी वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए, वो बताना है आपको इसमें। उसके बाद में उसमें ये बता देना कि मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, मानव के स्वास्थ्य पर, और इसके कारण क्या है, ये चीज इसमें बतानी है। और दूसरा जो है, इसमें शहरी क्षेत्रों में भीतरी और बाहरी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए नागरिकों के जिन कुछ उपायों और प्रथाओं की आवश्यकता है उनका परिगणन करें। इसमें पहले तो आपको भीतरी और बाहरी बता देना है। भीतरी जो घर से संबंधित होते हैं, और बाहरी जो हमारे को घर से बाहर देखने को मिलते हैं, वो बाहरी वायु गुणवत्ता। जैसे तुमने एक चीज सुनी होगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स। वायु गुणवत्ता को लेकर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, जो है जो मौसम विभाग होता है उसके द्वारा, और ये एक सीमा तय करी जाती है कि इस इंडेक्स से ज्यादा किसी का जो लेवल हाई या लो हो रहा है। कौन से राज्य ऐसे हैं जो ज्यादा पॉल्यूटेड है, ये सुना होगा, जैसे इंदौर का नाम आता है कि इंदौर बहुत ज्यादा साफ सफाई में है, तो वहाँ की एयर क्वालिटी भी चेक की जाती है, वैसी साफ सफाई भी चेक करी जाती है। सिर्फ ये नहीं कि हम सोचे कि हाँ भाई ऐसे दे दिया अवार्ड, ऐसे नहीं देते। तो इसमें आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो हमारे को बाहरी और भीतरी दोनों जो वायु गुणवत्ता है उसमें हमारे को किस तरीके से मिलता है। जैसे हम कहते हैं घर के अंदर सांस लेते हैं, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम पहाड़ों में चले जाते हैं तो एकदम से हम देखते हैं कि हाँ किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल जो है कम होता है। और जबकि ज्यादा ही हरियाली जगह पे चले जाएंगे, वहां पर जो देखेंगे हम, तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा शुद्ध देखने को मिलेगा, हमारे को एकदम प्योर ऑक्सीजन मिलता है। वो क्यों मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और अगर हम शहरों में देखें, शहर में, ये क्वेश्चन आपका शहर से रिलेटेड है, तो इसमें हमारे को शहर की बात करनी है, ना कि उन क्षेत्रों की। बस उनका क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना है किस तरीके से हम कंपेरिजन करके बताना है इसमें थोड़ा सा। तो शहर के अंदर वायु गुणवत्ता क्यों ज्यादा खराब होती है, बाहर जो देखें हम, तो बाहर क्या है कि गाड़ियां, जो व्हीकल्स चलते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट, तो वो सारे जो है एक तरह से जो व्हीकल्स वगैरह, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं शहरों के अंदर, क्या है औद्योगिकरण होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती हैं, तो उसके कारण जो पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन आपको पहले एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से पोल्यूशन वगैरह फैलता है। उसके बाद में बताना है कि अब नागरिक क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो जैसे नागरिक के कर्तव्य क्या है, हमने देखा है मौलिक कर्तव्य हमारे 11 दे रखे हैं, उसमें से पर्यावरण को बचाना भी एक कर्तव्य है। और साथ ही साथ हम खुद एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक व्यक्तिगत तौर पर देखें तो सबसे पहले तो पब्लिक व्हीकल जो है हम उनका यूज करें, जो सार्वजनिक यातायात के साधन है उनका इस्तेमाल करें, जैसे बस हो गई, मेट्रो हो गई, ना कि अपने घर में ही हम 5-5 गाड़ियां लेके चलते हैं, तो उससे क्या पॉल्यूशन तो निकलेगा। इसके अलावा अगर हम कहें जैसे कि आग वगैरह हम जला देते हैं घर के अंदर ही है, घर में आग वगैरह जला दी, या फिर बाहर हम सेक रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं ठंड में, उसकी जगह पर हम नॉर्मल गर्म चीज खा सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है गर्म रहे, ना कि उन चीजों को। क्योंकि बादाम वगैरह खाओ या फिर वैसी चीजें खाएं तो अपने आप हमारी बॉडी हीट रखेगी, उससे हमारे को आग वगैरह तापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसके अलावा हम क्या इंडिविजुअल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगला तरीका ये हो सकता है कि हाँ कम से कम हम लकड़ी कोयला ईंधन का इस्तेमाल करें है। उसके अलावा हम ये कहें इंडिविजुअल के तौर पर कि ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट्रियाज वगैरह है वहाँ पे लगा रखी हैं, तो उनमें क्या है चिमनी वगैरह जो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। खाना बनाते समय ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि पोल्यूशन कम हो। तो ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल के तौर पर बतानी है आपको क्या, और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जा रहे हैं उनका पालन किया जाए। जैसे कि ऑड इवन पॉलिसी लागू करी गई थी
जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ऑड इवन पॉलिसी में क्या है, गाड़ी जो ऑड नंबर की इस दिन चलेंगी, इवन नंबर की इस दिन चलेंगी, तो उनका भी पालन करना चाहिए, हमारे को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। और सबसे मेन तो यही है कि अपना जो है सार्वजनिक यातायात के साधनों का इस्तेमाल करें, ना कि पब्लिक व्हीकल के तौर पे हम जो देखते हैं उनको हम नकार देते हैं, जबकि प्राइवेट व्हीकल का यूज करने लग जाते हैं। जैसे कि अपनी गाड़ियां ले लेके, एक घर में 5 सदस्य है तो 5 गाड़ियां लेके निकल देते हैं, वो चीज ना करें। इससे ट्रैफिक भी फैलता है, और ट्रैफिक होता है साथ ही साथ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे फैल जाता है। तो ये बताना है इसमें आपको, ये आपका 7 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके गाइस, और इसमें अगली जो वीडियो आने वाली है वो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। ओके, तो इसमें जो कुछ समझ में आया है उस तरीके को आपको लिख देना है, उस तरीके से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, इजीली आपको नंबर मिल जाएंगे। एग्जांपल्स बताने रियल लाइफ के जो आपने खुद देखे, ना कि किताबी रट्टू तोता नहीं बनना। ओके, तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।